आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट दी गई है, लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। विभाग डी देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत में सांख्यिकी के विकास में पीसी महालनोबिस का क्या योगदान है? उत्तर है, भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकी पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना ईस्वी सन 1931 में कोलकाता में की थी। ईस्वी सन 1941 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक पर सांख्यिकीय विषय को प्रारंभ किया था। ईस्वी सन 1950 में महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किए राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच नेशनल सैंपल सर्वे को सरकार द्वारा मान्यता दी गई और सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 में प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रश्न है, गुणात्मक व संख्यात्मक सूचना के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गुणात्मक सूचना और संख्यात्मक सूचना। पहला है, गुणात्मक चर के अवलोकन के समूह को गुणात्मक सूचना कहा जाता है। नंबर 1, यदि सूचना का माप संख्या के स्वरूप में हो तो उस सूचना को संख्यात्मक सूचना कहा जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा, चल लक्षण अपरिमिति होते हैं। दूसरा, चर लक्षण परिमिति होते हैं। तीसरा है, उदाहरण, व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है, यह गुणात्मक चर है। इसका तीसरा देखते हैं तो कर्मी की मासिक आय, यह संख्यात्मक सूचना है। चौथा है, गुणात्मक सूचना का सिर्फ निरीक्षण किया जाता है। संख्यात्मक सूचना को किसी इकाई से मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं तो प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक सूचना के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, प्राथमिक सूचना के उदाहरण निम्न हैं। नंबर 1, भारत सरकार प्रतिवर्ष 10 वर्ष पर जनसंख्या गणना करके जानकारी एकत्रित करती है, उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। दूसरा है, आर्थिक सामाजिक स्तर की जांच हेतु शिक्षक स्वयं या विद्यार्थी की सहायता से सूचना एकत्रित करे तो वह प्राथमिक सूचना कहलाएगी। तीसरा है, डॉक्टर अपने रोगी के ब्लड प्रेशर रक्तदाब माप के जानकारी प्राप्त करे, वह प्राथमिक सूचना कहलाएगी। चौथा है, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पूछकर ग्रहण शक्ति का अंदाज प्राप्त करे, वह प्राथमिक सूचना कहलाएगी। पांचवा है, किसी विस्तार के रहस्यों की आर्थिक स्थिति की जांच हेतु संशोधक स्वयं जाकर या गणक द्वारा सूचना एकत्रित करे तो वह प्राथमिक सूचना कहलाएगी। चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली की विधि की चर्चा कीजिए। उत्तर है, अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को प्रश्नावली की पद्धति कहा जाता है। प्रश्नावली के प्रश्न संक्षिप्त व सरल होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नों को समझ सके और सरलता से उनके उत्तर दे सके। जिस प्रदेश या कार्यक्षेत्र में सूचना प्राप्त करनी हो और वह अत्यंत विशाल हो, तब यह पद्धति विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें समय व खर्च की बचत होती है, जिससे यह अत्यंत मितव्ययी है। प्रत्यक्ष जांच और अप्रत्यक्ष जांच दोनों में प्रश्नावली का उपयोग हो सकता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, डाक द्वारा प्रश्नावली की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, इस विधि में जिससे सूचना प्राप्त करनी हो ऐसे उत्तरदाता को दी गई समयावधि में सभी प्रश्नों के उत्तर देकर वापस भेज देने
का निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है। इसलिए प्रत्येक उत्तरदाता को उनके पते वाला योग्य डाक टिकट लगाया हुआ प्रति उत्तर का लिफाफा भेजना आवश्यक है। उत्तरदाता द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल, सटीक एवं स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। वर्तमान समय में प्रश्नावली कंप्यूटर, ईमेल तथा मोबाइल द्वारा भी भेजा जा सकता है। नंबर 6, गणक द्वारा प्रश्नावली की चर्चा कीजिए। उत्तर है, इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। प्रश्नों के उत्तर गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं। इस प्रकार पूर्व पद्धति और इस पद्धति में अंतर यह है कि उत्तरदाता को प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती थी, जबकि यहाँ गणक स्वयं प्रश्नावली ले जाकर उत्तरदाता से प्रत्यक्ष मिलते हैं। यहाँ यदि गणक उत्साही, विनयी, प्रामाणिक, कार्यकुशल हो तो उत्तरदाता से प्रश्नों के अनुरूप योग्य उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गणक को उत्तरदाता के साथ अनावश्यक विवाद में नहीं उतरना चाहिए तथा उनकी मानहानि न हो, इसका ध्यान रखकर के चौकन्ने रहकर मैत्रीपूर्ण वातावरण का सर्जन करना चाहिए। ऐसी स्पष्ट सूचना गणक को दी जानी चाहिए। 7वां प्रश्न देखते हैं, अप्रकाशित प्राप्ति स्थानों में से गौण सूचना प्राप्त करने की पद्धति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, संस्थाओं द्वारा कुछ सांख्यिकीय सूचनाएं अप्रकाशित होती हैं, परंतु निवेदन करने से निजी व सार्वजनिक संस्थान द्वारा स्वयं संदर्भ हेतु तैयार किए गए अप्रकाशित आंतरिक अभिलेख रिपोर्ट से सूचना प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के रूप में कामदारों का वेतन, वे कितने समय से नौकरी करते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से म्यूचुअल फंड द्वारा होने वाला विनियोग, विविध यूनिवर्सिटी के पीएचडी महानिबंध इत्यादि सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। 8वां है, सांख्यिकीय के उपयोग की चर्चा कीजिए। उत्तर है, प्रवर्तमान समय में सांख्यिकी की विषय मात्र मात्रावाचक सूचनाओं के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। ऐसा नहीं है, परंतु गुणवाचक सूचनाओं के लिए भी उपयोग में लिया जाता है तथा उसे वैज्ञानिक पद्धति के एक स्वतंत्र भाग स्वरूप गिना जाता है। औद्योगिक सांख्यिकी तथा सांख्यिकी की एक शाखा कार्यात्मक संशोधन का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलिट्री प्रोजेक्ट में हुआ था। भारत में 1949 में हैदराबाद रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक संशोधन का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलिट्री प्रोजेक्ट में हुआ था। भारत में 1949 में हैदराबाद रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक संशोधन की इकाई अस्तित्व में आई थी। राष्ट्रीय आयोजन व जांच हेतु 1953 में ISI कोलकाता में कार्यात्मक संशोधन की पद्धतियों का उपयोग करके PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ढांचे का निर्माण किया था। कार्यात्मक संशोधन की पद्धतियां सरकार द्वारा कम से कम स्रोत का उपयोग करके महत्तम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने में, उद्योग में विभिन्न घटक जैसे कि मनुष्य, यंत्र इत्यादि का इष्टतम वितरण निश्चित करने हेतु, बाजार में भविष्य की मांग की प्राप्ति हेतु तथा संग्रह का आकार निश्चित करने हेतु भी उपयोग होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विभाग ई लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।